चांद की परियां और गरीब लड़की। एक गांव में एक गौरी नाम की लड़की अपनी माँ कल्याणी के साथ रहा करती थी। गौरी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपनी माँ के साथ दूसरों के घर पर मजदूरी करने जाया करती थी। एक दिन की बात है, गौरी की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती है। तो गौरी अकेली ही काम करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और कल्याणी अपनी बेटी गौरी से कहती है, अरे बेटी, तुम अकेले काम करने क्यों जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेले काम करने जाती हो। तो क्या हुआ माँ, अभी आपकी तबीयत खराब है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप भी मेरे साथ चला करना। मुझे नहीं लगता है कि मैं सही हो पाऊंगी, क्योंकि यदि सही होना होता तो हो जाती। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अरे माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, और वैसे भी यदि आप दवाई नियमित रूप से खाती रहीं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और आराम करिए। और ये कहकर गौरी काम करने चली जाती है। गौरी के जाने के बाद कल्याणी अपने आप से कहती है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मेरी बेटी पर तरस खाइए और मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता है और गौरी की माँ की तबीयत ठीक ही नहीं होती है। और एक दिन अचानक गौरी की माँ कल्याणी का देहांत हो जाता है, जिससे गौरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी माँ की तो मौत हो गई है। अच्छा होता यदि भगवान मुझे भी उठा लेते, कम से कम मुझे अकेले तो नहीं जीना पड़ता। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोती है। अब गौरी अकेले ही सबको संभाला करती थी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में चांद पर बहुत सारी परियां रहा करती थी और वो हमेशा पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए आया करती थी। जो भी उन्हें सच्चे दिल से बुलाता वो उनकी मदद करने के लिए जरूर आया करती। एक दिन की बात है, चांद पर सारी परियां घूम रही होती है। तभी चांद की रानी चांदनी अपने दोस्त मिनी परी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग पृथ्वी लोक पर नहीं गए हैं, क्यों ना हम लोग पृथ्वी लोक पर जाए? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अभी आपको तो पता ही है कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर अभी हालात सही नहीं है। जब हालात सही हो जाएंगे तो हम लोग पृथ्वी लोक पर जरूर चलेंगे। और वैसे भी आप तो चांद की रानी हो, यदि आप ही इसे छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा? मुझे पता है कि मैं चांद की रानी हूँ, पर मैं एक परी हूँ और इसलिए मुझे हर चीज देखनी पड़ती है। यदि किसी को पृथ्वी लोक पर मेरी जरूरत हुई तो आप चिंता मत करो, मैं अकेले ही पृथ्वी लोक पर चली जाऊंगी और वहाँ पर देख लूंगी। यदि किसी को कुछ जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। और वैसे भी अभी हमें किसी ने भी याद नहीं किया। जब किसी को जरूरत होती है तो वो हमें याद करता है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। शायद अभी हमारी किसी को जरूरत नहीं है, पर जब भी हमारी जरूरत होगी तो हम लोग पृथ्वी लोक पर जरूर जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ के हालात सही कर लेते हैं। और ये कहकर चांदनी पृथ्वी लोक पर जाने का मन बदल देती है और चांद की देखभाल में लग जाती है, क्योंकि अभी चांद का माहौल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पर किसी दूसरी शक्ति ने हमला कर दिया था, जिस वजह से चांद की परियां बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उनसे अपना बचाव कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और इधर गौरी अकेली ही सब कुछ काम करती थी। अब वो फिर से लोगों के घर जाकर काम किया करती थी और अपना गुजारा करती थी। वैसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब उसकी माँ थी तब भी वो काम पर जाया करती थी। बस अब उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती थी, जिस वजह से वो कभी कभार बहुत ज्यादा रोया करती थी। एक दिन की बात है कि गौरी काम करने के लिए जाती है। उसी घर में एक साक्षी नाम की लड़की थी और उसके कान की बाली खो गई। साक्षी ने पूरे घर में देखा पर उसे कहीं भी कान की बाली नहीं मिली, तो उसे गौरी पर शक हुआ और उसने गौरी से कहा, क्यों गौरी, क्या तुमने मेरे कान की बाली देखी है? क्योंकि मेरे कान की बाली नहीं मिल रही। नहीं साक्षी, मैंने तुम्हारी कान की बाली नहीं देखी। यदि मुझे मिलती तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अच्छा,
ऐसी बात है क्या सच में तुमने कान की बाली नहीं देखी? क्योंकि तुम तो अभी यहीं पर काम कर रही थी और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास ही मेरी कान की बाली है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी कोई बाली नहीं है। तुम यही ढूंढ लो और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरी तलाशी ले लो। ये सुनकर साक्षी गौरी की तलाशी लेती है तो उसे गौरी के पास अपने कान की बाली नहीं मिलती है, जिससे साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ साक्षी की माँ आती है और वो उसे कान की बाली दे देती है, जिसे देखकर साक्षी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अभी उसने गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसने गौरी से कहा, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, पर भला मैं तुम्हारे कान की बाली का क्या करती? वैसे भी मेरा कौन है? और ये कहकर गौरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी साक्षी गौरी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है और तुम अकेली ही रहती हो, पर तुम चांद की परियों को क्यों नहीं बुलाती हो? क्योंकि मैंने सुना है कि चांद पर बहुत सारी परियां रहती है और वो हमेशा लोगों की मदद करती है। क्या तुम सच कह रही हो? यदि ऐसा है तो मैं चांद की परियों को आज ही बुलाऊंगी। और ये कहकर गौरी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो रात का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे साक्षी की बातों पर विश्वास हो जाता है। और वैसे भी गौरी ने एक दो लोगों से चांद की परियों के बारे में सुना था। और जब रात के समय चांद निकलता है तो गौरी हाथ जोड़कर चांद की तरफ खड़ी हो जाती है और चांद की परियों को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर चांदनी परी आ जाती है और गौरी को देखकर वो उससे कहती है, क्या हुआ, तुमने मुझे याद किया? क्या बात है, मुझे बताओ। अरे आप तो सचमुच आ गईं। मैं तो सोच रही थी कि चांद पर परियां होती ही नहीं हैं। ये तो लोगों का भ्रम है, पर आज मुझे पता लग गया कि आप सच में हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि चांद पर परियां रहती है? वहाँ पर बहुत सारी परियां रहती है और जो कोई भी हम लोगों को बुलाता है, हम लोगों की मदद करने आ जाते हैं। जैसे अभी तुमने हमें बुलाया है, तो अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे आपकी कैसी भी मदद नहीं चाहिए। यदि आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं, तो मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। उनकी मौत अभी कुछ दिनों पहले बीमारी की वजह से हुई थी और मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। ये सुनकर चांदनी परी काफी सोच में पड़ जाती है और फिर चांदनी परी गौरी से कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। यदि तुम कुछ और बताओ तो मैं तुम्हारे लिए वो जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि जीना मरना भगवान के हाथ में होता है और मैं चांद की परियां हूँ। तुम बताओ तो मैं तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हूँ, जिससे तुम आराम से अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, यदि आप ऐसा कर दें तो भी अच्छा होगा, तो मुझे कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर चांदनी परी अपने जादू की छड़ी से गौरी के घर को आलीशान मकान में बदल देती है और फिर वो उसे बहुत सारे रुपए भी देती है। इसके बाद चांदनी परी गौरी से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। यदि तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये कहकर चांदनी परी वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी के जाने के बाद गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसने परी को देखा। और फिर वो अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। पिंकी के मामा मामी की भी एक बेटी थी जिसका नाम आहाना था। आहाना और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। दोनों माँ बेटी मिलकर पिंकी से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई करती थी। माँ, ये लड़की को ज्यादा ही सर चढ़ गई है, आपको इससे और काम लेना चाहिए। देखो तो हमारे घर का खाना खा खा कर कैसे मोटी हो गई है। हाँ बेटी, तू कह तो ठीक रही है। इतना कम काम करती है और घर में सबसे ज्यादा खाती है। लगता है मुझे इसको कोई और काम देना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी पिंकी के पास जाती है और कहती है, सुन लड़की, तू पूरा दिन घर पर पड़ी रहती है, इसलिए मैं तुझे काम दे रही हूँ।
अब से तू रोज पास वाले जंगल में जाएगी और ताजी ताजी लकड़ियाँ लेकर आएगी। लेकिन मामी जी, जंगल में तो बहुत खतरा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। नहीं नहीं मामी जी, मैं जंगल में लकड़ी लाने नहीं जाऊंगी। आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, ये काम बहुत खतरे वाला है। अरे ओ महारानी, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुझे आदेश दे रही हूँ, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना कर, नहीं तो मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी। अगले दिन से पिंकी रोज जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ काट कर लाती थी और घर आने के बाद घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्य में श्रद्धा नाम की रानी रहती थी। श्रद्धा रानी का एक बेटा भी था जिसका नाम अंकुश था। सुनिए, हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी लेकर आना, जो हमारे बाद इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सके। महारानी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मैं अपने पुत्र के लिए अच्छी बहू ढूंढूंगा। राजा अपने राज्य में वैसी लड़की ढूंढने चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा को कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उसके बाद राजा रानी दोनों पहाड़ी के पीछे वाली रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाते हैं। अरे महाराज और महारानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाती। नहीं नहीं जादूगरनी, दरअसल हम यहाँ पर एक जरूरी काम से आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए महाराज। सुनो, हमें हमारे बेटे अंकुश के लिए एक सुंदर और सुशील राजकुमारी की तलाश है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे राज्य में हमें कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो हमारे न रहने पर राज्य को अच्छे से चला सके। क्या तुम हमारे लिए एक लड़की की तलाश कर सकती हो? राजा के इतना कहने पर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक जादुई गाउन और 2 झुमके प्रकट कर देती है। महाराज, इस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख दीजिए। जो भी लड़की सबसे पहले इसे उठाएगी और इन्हें पहनेगी, वही लड़की आपके राज्य की राजकुमारी बनेगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर राजा रानी बहुत खुश हो जाते हैं और उस गाउन और झुमकों को नदी के किनारे रख देते हैं। सुनो सैनिक, तुम आज से इस नदी के किनारे पर खड़े होकर पता लगाओगे कि सबसे पहले इन दोनों चीजों को किस लड़की ने पहना है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर राजा रानी महल चले जाते हैं। अगले दिन। अरे ओ मनहूस, यहाँ बैठकर आराम कैसे फरमा रही है? घर में इतना काम पड़ा है, वो काम क्या तेरी माँ करने आएगी? मामी जी, आप मेरी माँ को कुछ मत कहा करो। और रही बात काम की, तो मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, अब कोई भी काम नहीं बचा। पानी कौन, तेरा बाप भरेगा? लेकिन मामी जी, पानी तो मैं सुबह ही लाई थी, इतनी जल्दी सारा पानी कौन पी गया? अच्छा, तो तू अब मेरी माँ से जवान लड़ाएगी? तुझे एक बार बोल दिया ना, पानी लेकर आ तो लेकर आ। बेचारी पिंकी मटका लेती है और नदी के किनारे पानी लेने पहुँच जाती है। अरे वाह, नदी का पानी कितना ठंडा है, मन तो कर रहा है थोड़ी देर नदी में नहा लूं। उसके बाद पिंकी उस नदी में नहाने लग जाती है। हे भगवान, मेरे पास अब तो कपड़े भी नहीं हैं और ये भी भीग गए। अगर मेरी मामी ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अब मैं क्या करूं? तभी उसको थोड़ी दूर पर वो जादुई गाउन और झुमके दिखते हैं। अरे वाह, ये गाउन और झुमके कितने सुंदर हैं, लगता है किसी राजकुमारी के हैं। इसके बाद पिंकी इधर उधर देखती है और काफी देर तक वहाँ पर झुमके और गाउन के मालिक का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। मुझे तो लग रहा है किसी राजकुमारी ने इन दोनों चीजों को पुराना समझकर यहाँ पर फेंक दिया है। एक काम करती हूँ, इन दोनों को मैं ही पहन लेती हूँ। उसके बाद पिंकी उन जादुई गाउन और झुमकों को पहन लेती है और पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे वो देखो, उस लड़की ने सबसे पहले वो जादुई गाउन और झुमके पहने हैं। उसके बाद सैनिक पिंकी का पीछा करते हैं और आखिरकार सैनिक पिंकी का पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाते हैं। सभी सैनिकों में से एक सैनिक राजा जी के पास जाता है और राजा रानी को सारी बात बताता है। राजा और रानी सैनिक की बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ करमजली, ये गाउन और झुमके तेरे पास कहाँ से आए? मामी जी, मुझे ये गाउन और झुमके नदी के पास पड़े हुए मिले थे। वाओ माँ, कितनी सुंदर ड्रेस है इसकी। ये किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही है।
मॉम, ये गाउन और झुमके मुझे चाहिए। अहाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर, समझी? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। उसके बाद पिंकी की मामी पिंकी को एक चाटा मारती है और उससे झुमके और गाउन छीन लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। क्यों रे कलमोही, मेरी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात करेगी तू? तभी पीछे से राजा और रानी पिंकी के घर आ जाते हैं। सुनिए, आपकी बेटी हमारी होने वाली राजकुमारी है, क्योंकि आपकी बेटी हमारा गाउन और झुमके लेकर आई है। रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल वो कलमोही उन दोनों चीजों को गलती से उठा कर ले आई। मैं उसे बोल ही रही थी कि उसे जहाँ से लाई है वहीं वापस रखा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आपका गाउन और झुमके वापस कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद रानी जादूगरनी की बताई हुई सारी बात बताती है। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे अंकुश के लिए चाहिए। क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराना चाहोगी? रानी की ये बात सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ओहो, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, जो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ठीक है, हम बारात लेकर यहीं आएंगे, और हाँ, अपनी बेटी को शादी वाले दिन मेरा दिया हुआ गाउन और वो झुमके पहना देना। वो सब सुनकर पिंकी की मामी बहुत ही खुश हो जाती है और शादी वाले दिन पिंकी की जगह अहाना को वो जादुई गाउन और झुमके पहना देती है। लेकिन तभी उसकी बेटी के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ माँ, ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर पहाड़ी के पीछे रहने वाली जादूगरनी प्रकट हो जाती है। रानी जी, ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की दूसरी है। सच सच बोल लड़की, असली लड़की कौन है? नहीं तो तू इसी तरह जलकर मर जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, दरअसल वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। रुकिए, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद मामी अहाना से वो झुमके और गाउन लेती है और पिंकी को पहनाकर बाहर लाती है। उसके बाद पिंकी को राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। उसके बाद अंकुश और पिंकी की शादी हो जाती है। जब राजा रानी को पिंकी के ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में पता चलता है, तो वो दोनों पिंकी की चाची और अहाना को कारावास में डाल देते हैं। अहाना और उसकी माँ को अपने किए की सजा मिल जाती है और पिंकी को एक नई जिंदगी